नमस्कार, मैं भावना आज आपके साथ कक्षा 10 के अध्याय 10 व्रत सर्कल्स पर चर्चा करने जा रही हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपने यह पाठ पहले भी पढ़ा होगा जिसमें आपने त्रिज्या, व्यास, जीवा इत्यादि के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ आपने जाना होगा कि एक व्रत क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा होगा। हम इन्हीं सभी बिंदुओं को साथ लेकर चलेंगे और इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं व्रत क्या है। व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। अब क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास कोई एक बिंदु है, आप उसे केंद्र मान लीजिए और उस बिंदु से आप समान दूरी पर कुछ बिंदु लगाते चले जाइए। तो जब आप उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक परिपथ बन जाएगा और वो जो परिपथ है वो आपका क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। आपने अपने दैनिक जीवन में व्रत के बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। जरा सोचिए कुछ उदाहरण। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ये क्या है? साइकिल का पहिया। दीवार घड़ी किस आकार की है? व्रत के आकार की है। ये क्या है? झूला, जिसका आकार कैसा है? व्रत के आकार का। एक बात सोचिए जरा, जिस गेंद से आप खेलते हैं क्या वह भी वृत्ताकार है? यहाँ पर मैंने आपको दो चित्र दिखाए हैं। एक चित्र में आपके कुछ रिंग्स बने हुए हैं, ये जो आपका ओलंपिक का खेल होता है उसकी रिंग्स है, और यहाँ पर एक पृथ्वी के आकार की गोल बॉल दिखाई है। बच्चों, आप बताइए कि यहाँ व्रत और गोले में क्या अंतर होता है? इनमें से एक चीज व्रत है और एक चीज होती है गोला। बच्चों को इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होती है कि व्रत और गोला सेम चीज है या दोनों अलग अलग बातें हैं। तो देखिए बेटा, जो आपके व्रत होते हैं, जो कि आपके यहाँ पे ओलंपिक वाले चिन्ह बने हुए हैं, वो आपके क्या है? व्रत हैं। व्रत क्या होते हैं? किसी केंद्र के परितः एक समान त्रिज्या लेकर समतल सतह पर। कैसी सतह पर बनेंगे? समतल सतह पर बनेंगे। इसमें द्विआयामी होता है ये, ठीक है, आपकी 2 डायमेंशन होती है। वहीं जो आपका गोला होता है वह कैसा होता है? त्रिआयामी होता है, ठीक है। इसे आप समतल सतह पे नहीं बना सकते हैं। जैसे आपकी बॉल है, आपका बॉल हो गया, और वहीं आपका व्रत का क्या उदाहरण होगा? जैसे आपका सिक्का हो गया। तो दोनों में इस तरह से आप डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। एक व्रत और उसकी रेखाएं। अब एक व्रत के साथ उसकी बहुत सारी रेखाएं होते हैं, उन सभी की बहुत सारी खासियत है। एक एक कर हम उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चित्र में हमने एक व्रत बनाया है और उसके ऊपर एक रेखा को दर्शाया है। वह रेखा का नाम हमने लिखा है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है? अप्रतिच्छेदी, जो कहीं प्रतिच्छेद ना करे, मतलब वह रेखा जो व्रत को कहीं से भी छूकर नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं वो व्रत से बहुत ऊपर बनी हुई रेखा है, तो वो व्रत को कहीं से छूकर नहीं निकल रही है। ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। वहीं अगर आप सबसे नीचे नजर डालेंगे तो वहां लिखी है छेदक रेखा, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? सेकेंड भी बोलते हैं। छेदक रेखा क्या होती है कि ये एक व्रत को 2 हिस्सों पर प्रतिच्छेद करते हुए व्रत से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये कैसी रेखा है? जो व्रत को 2 हिस्सों पर प्रतिच्छेदित करते हुए व्रत से बाहर निकल जाएगी, लेकिन ये व्रत के अंदर से होकर जाएगी। क्लियर हुआ? वहीं इसके ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है जीवा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोड। जीवा छेदक रेखा का ही हिस्सा है, बस अंतर इतना है कि वह व्रत के बाहर नहीं जाएगी, वह व्रत के अंदर ही रहेगी। इसके बाद सबसे मेन बिंदु लिखा है बीच में व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास है बेटा सबसे लंबी जीवा, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि ये वाली जो जीवा है ये व्रत के केंद्र से होकर जाएगी। अगर आप नजर डालें तो व्यास आपको देखने से ही पता चलता है कि आप इस सर्कल के अंदर जितनी भी जीवा बनाकर देख लें इस व्रत के अंदर, व्यास उनमें हमेशा सबसे लंबी होगी। आगे देखिए, आगे मैंने व्रत के ऊपर और नीचे 2 रेखाएं बनाई हुई हैं। वो रेखा व्रत को सिर्फ एक बिंदु पर छूकर जा रही है। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखाएं। और वो स्पर्श रेखा व्रत को जहां पर छूती है उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। आप ध्यान से अगर देखेंगे इस चित्र की ओर तो स्पर्श बिंदु है आपका P। ऐसे ही मैंने एक नीचे स्पर्श रेखा बनाई है। तो बेटा स्पर्श रेखा क्या होती है? जो व्रत को किसी एक बिंदु से छूते हुए बाहर की तरफ से ही निकल जाएगी, वो कभी भी व्रत के आंतरिक हिस्से में नहीं आएगी, ठीक है। जो व्रत को किसी एक बिंदु से छूते हुए निकल जाए वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। और जहां छुएगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर कैसा कोण बनाती है, लंब बनाती है, एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आगे इसी पाठ में हम पढ़ेंगे भी। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो आप कितनी समांतर रेखाएं बना सकते हैं जो स्पर्श रेखा भी हो और आपस में समांतर भी हो। एक समय में आप कितनी ऐसी स्पर्श रेखाएं एक वृत्त की बना सकते हैं जो आपस में समांतर भी हो। तो कितनी नजर आ रही होंगी आपको? सिर्फ 2। देखिए बेटा, अगर आप इसके अंदर कोई तीसरी रेखा बनाना चाहेंगे तो वो या तो ऊपर से बनेगी या इसके अंदर से होकर जाएगी। अगर वो ऊपर से जाती है तो वो प्रतिच्छेदी नहीं होगी, तो वो कैसी रेखा होगी? अप्रतिच्छेदी रेखा। और अगर आप उसे अंदर से बना देंगे तो वो समांतर तो हो जाएगी, लेकिन वो क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो आप किसी छेदक रेखा के एक समय में 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि एक वृत्त की आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? सोचिए जरा, बहुत आसान है। चित्र में देखिए, एक वृत्त की आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है बेटा, एक वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, आप हर बिंदु से कोई ना कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए अब चलते हैं उन बिंदुओं पर जो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको आने चाहिए। सबसे पहले इसमें बेटा हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होना चाहिए कि किस तरह के त्रिभुज में लगाई जाती है। जरा सोचकर बताइए, किस प्रकार के त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है? समकोण त्रिभुज में। आप सभी ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार एवं ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह प्रमेय हम अक्सर कब प्रयोग में लाते हैं? आप सभी जानते हैं कि जब हमें 2 भुजाएं दी होती हैं किसी समकोण त्रिभुज की और तीसरी ज्ञात करनी होती है, तब हम कौन से प्रमेय का प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय को हम सबसे पहले याद करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम किसी तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में। कर्ण का वर्ग बराबर होता है यहाँ पर आधार के वर्ग के जमा ऊंचाई के वर्ग के, जो कि आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। इसी के बाद जो एक मुख्य बिंदु और आपको पता होना चाहिए वह है कि जब आप किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा पर जो आप किसी वृत्त के केंद्र से अगर आप किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो वह लंब आपकी उस जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। यहाँ पर मैंने आपको चित्र दिखाया है, यहाँ पे आपकी जीवा कौन सी है? ए बी रेखा आपकी क्या है? यहाँ पर जीवा है, और ओ से मैंने इसके ऊपर एक लंब डाला है, तो वो जो लंब डलेगा वो इस ए बी रेखा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। समझ आया? आगे चलते हैं। अगला जो बिंदु है वो है हमारा सर्वांग समता। सर्वांग समता इस पाठ के लगभग हर सवाल में प्रयोग में आने वाला विषय है। सर्वांग समता हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं। जरा एक बार सोचें कि सर्वांग समता होती क्या है। यहाँ पर मैंने आपको एक चित्र दिखाया है जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ है और पुल के अंदर कुछ त्रिभुज बने हुए हैं। आपको यहाँ पर रंग से उन्हें दर्शाया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि त्रिभुज के माध्यम में अगर हम देखें तो सर्वांग समता क्या होती है? त्रिभुज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, जब 2 त्रिभुज की सारी भुजाएं एवं कोणों का माप समान होता है तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बेटा, आपके पास 2 त्रिभुज हैं और जब उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। मतलब वो बिल्कुल दिखने में एक जैसे होने चाहिए, एक दूसरे की कॉपी होनी चाहिए। अगर मैं उन्हें उस एक के ऊपर दूसरे को रख दूं तो बिल्कुल एक जैसे होंगे। संगत भुजा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। संगत भुजा होता है जैसे कि यहाँ नीचे एक चित्र दिया गया है ABC PQR, तो यहाँ पर AB की संगत भुजा है PR। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बोला है कि सारी भुजाएं एवं सारे कोण बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि AB AC के बराबर होगा, BC के बराबर होगा। नहीं, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में और संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है बेटा भुजा 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 नियम, जिसे इंग्लिश में SSS कॉन्ग्रुएंसी या फिर हिंदी में आप सर्वांग समता बोल सकते हैं। एस का मतलब क्या है? साइड। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाएं जो कि संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें संगत जरूरी है।
तो यहाँ पर जो चित्र है, ए बी भुजा किसके बराबर है, पी आर भुजा के बराबर है। ए सी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर, क्योंकि वो उसकी संगत भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वांग समता का नियम है, यहाँ पे तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है दोनों त्रिभुजों की, तो जो सर्वांग समता यहाँ प्रयोग होगी वो होगी एस 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 सर्वांग समता। अगली जो सर्वांग समता है वो है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम। देखिए बेटा, इसके नाम से ही पता चल रहा है, भुजा कोण भुजा, तो यहाँ बराबर कौन कौन होने वाला है, दो भुजा आपस में बराबर होने वाली हैं, और उन भुजाओं के बीच में जो कोण बना हुआ है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो भुजाएं आपस में बराबर हैं वो कौन कौन सी भुजाएं हैं, ए सी किसके बराबर है, एक्स जेड के, और बी सी किसके बराबर है, वाई जेड के, और इनके बीच में जो कोण बने हैं वो कोण कौन से बने हैं, सी और जेड। आपको दिख रहे हैं, हमेशा याद रखना कोण जो है उन दोनों के बीच वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण सी कोण जेड के बराबर है। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी बन जाती है तो आपके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार। ठीक है बेटा, जब आप प्रश्न करेंगे तो इन सवालों को देख पाएंगे कि हम इन्हें किस प्रकार वहाँ प्रयोग में लाएंगे। अगली सर्वांग समता कोण भुजा कोण, तो नाम से पता चल रहा है एक कोण बराबर होगा, फिर एक भुजा बराबर होगी, और फिर एक कोण बराबर होगा, तो दोनों कोणों के बीच में जो भुजा होगी वो आपस में बराबर होंगी। ए एस ए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का नियम इसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कोण ए किसके बराबर है, कोण एक्स के, कोण बी किसके बराबर है, कोण वाई के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, इन दोनों कोणों के बीच में कौन सी भुजा बनी है, ए बी, तो ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई के। तो बेटा यहाँ पे मैंने दो त्रिभुज के नाम लिखे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये मैंने आपको संगत समझाने के लिए बताया है। मान लीजिए दो त्रिभुजों के नाम इस प्रकार से लिखे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ आपको संगत कैसे पता चलेगा कि संगत भुजा या संगत कोण कौन सा है। तो पहले त्रिभुज में जरा ध्यान दीजिए, ए बी भुजा के संगत भुजा कौन सी होगी, एक्स वाई, जो पहले शब्द लिखे हैं वो पहले शब्दों के साथ दूसरे त्रिभुज के। उसके बाद बी सी भुजा कौन से भुजा के साथ संगत होगी, वाई जेड के। ए सी भुजा किसके साथ होगी, एक्स और जेड के। सेम उसी तरह से आपके कोण बराबर होंगे, कोण ए किसके बराबर होगा, एक्स के, कोण बी किसके बराबर होगा, वाई के, और कोण सी किसके बराबर होगा, जेड के, अगर वो सर्वांग सम है तो। इसके बाद जो चौथी सर्वांग समता हमारे पास आती है वो है बेटा समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है, यहाँ पर समकोण मतलब एक 90 डिग्री का कोण होगा, उनकी कर्ण भी आपस में बराबर होंगी, और उस कर्ण के अलावा कोई एक भुजा भी आपस में बराबर होगी। इसे बोलते हैं RHS सर्वांग समता का नियम। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूस, और S मतलब साइड। तो यहाँ पे आपका हो गया समकोण कर्ण भुजा का नियम। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ABC और त्रिभुज XYZ। तो यहाँ पर कोण A कोण X के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं और दोनों की कर्ण आपस में बराबर है। कर्ण कौन सी भुजा होती है, जरा सोचिए, कर्ण वो भुजा होती है जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा होती है। तो ABC त्रिभुज में कर्ण आपकी कौन सी होगी, AB, और XYZ में भुजा आपकी कर्ण कौन सी होगी, YZ। ठीक है, इसके अलावा इस त्रिभुज में आपकी AB XZ के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। कौन से नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से। यहाँ पर एक चिन्ह बनाया गया है, बराबर के ऊपर एक S के आकार का नियम चिन्ह बनाया गया है, ये बेटा सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके बीच में हम ये चिन्ह लगाकर बोलते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अच्छे से समझ आया है, तभी हम आगे बढ़े। अब इस पाठ की पहली प्रमेय हम पढ़ेंगे, जिसका जिक्र हम पहले चित्र के साथ कर भी चुके थे। पहली प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये कह रहे हैं कि अगर वृत्त के केंद्र से आप त्रिज्या खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा के ऊपर लंब बनाती है, वह 90 डिग्री का कोण वहां पर बनाएगी। अब जरा इसे सिद्ध करने का तरीका देखिए कि सिद्ध करना कैसे होता है। तो जो हमें सिद्ध करना होता है उसे हम सबसे पहले ही लिखते हैं। हम पहले एक चित्र बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, उसकी एक स्पर्श रेखा बना लेंगे। चित्र में हमने एक वृत्त बनाया जिसके केंद्र का नाम हम O लिखते हैं। एक स्पर्श रेखा बनाई जिसका हमने नाम रखा XY, और स्पर्श बिंदु का नाम हमने रखा P। OP हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। तो आपको बेटा सिद्ध करना है कि कोण OPQ
कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। आपको दिया क्या है? एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और साथ में आपको एक स्पर्श रेखा दी गई है XY। अब आपको रचना करनी होगी। अब आप अपने मन से एक बिंदु इस स्पर्श रेखा के ऊपर कहीं भी मान लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर माना है एक बिंदु Q, हमने रचना में उसे लिखा है। XY पर एक अन्य बिंदु मान लीजिए Q। आप इसे कहीं भी मान सकते हैं, थोड़ा आगे भी थोड़ा पीछे भी स्पर्श रेखा पर। अब देखिए हल कैसे होगा बेटा। बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, ये बात यहाँ लिखी गई है। जरा सोचे कि बिंदु Q हमेशा वृत्त के बाहर क्यों होगा, वह अंदर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा अगर वह अंदर होगा तो वह स्पर्श रेखा के ऊपर नहीं हो सकता। हमने बिंदु को किसके ऊपर माना है? स्पर्श रेखा के ऊपर, और स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के बाहर होती है। ठीक है, अगर Q वृत्त के अंदर होगा तो XY स्पर्श रेखा ना होकर कैसी रेखा बन जाएगी? छेदक रेखा। बात समझ आई? और अगर Q बिंदु मेरा वृत्त से बाहर है तो इसका मतलब वो OP से जो मेरी OQ की लंबाई है वो हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा P बिंदु है वो तो वृत्त तक ही रह गया और वो तो वृत्त से बाहर गया है, तो इसका मतलब OQ जो है हमारा OP से लंबा होगा। तो आप इस स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु कहीं भी मान लीजिए, वो हमेशा आपका OP से लंबा ही आएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा के सारे बिंदु जो P को छोड़कर सब वृत्त के बाहर ही हैं। अतः जो मेरा OQ है OP से बड़ा हुआ। इसी तरह आप कह सकते हैं कि OP बिंदु O से XY पर न्यूनतम दूरी पे है। तो सबसे जो कम दूरी है वो किसकी है? OP की है। और अगर ये सबसे न्यूनतम दूरी है तो आप कह सकते हैं कि जो OP है वो XY के ऊपर एक लंब बनाएगा। अब हम चलेंगे अगली प्रमेय की ओर, जो कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देगी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर आप कोई एक वृत्त ले लें और उस वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लें और इस बिंदु से आप इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, तो बेटा जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। और ये बात आपको सिद्ध करके बतानी है। तो जरा देखते हैं कैसे ये बात हम सिद्ध कर पाते हैं। तो हमने एक वृत्त ले लिया है और उस वृत्त के बाहर हमें एक P बिंदु भी दिया गया है और उस P बिंदु से हमने स्पर्श रेखाएं खींच ली हैं। एक स्पर्श रेखा हमने PQ बना ली है और एक स्पर्श रेखा PR दी गई है। बात समझ आई? तो हमें सिद्ध क्या करना है कि PQ और PR की लंबाई बराबर होगी। दिया क्या गया है? हमें केंद्र दिया गया है और उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं, PQ और PR। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, अभी हम पढ़कर आए हैं कि अगर PQ एक स्पर्श रेखा है तो OQ उसके ऊपर एक लंब बनाएगी। 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब कोण PQO और कोण PRO दोनों ही कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। ये कैसे पता चला हमें? जरा सोचिए। ये हमने अभी पढ़ा था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब बनाती है। यहाँ पर आपको करनी होगी एक छोटी सी रचना। ठीक है, जो आपने बाहर P बिंदु माना है उसको आपको केंद्र से मिलाना होगा और आपका जो केंद्र बिंदु O है उसे हम Q और R से भी मिला लेंगे। अब देखिए इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। इस चित्र में आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 2। हम उन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करेंगे? सर्वांग सम दिखाएंगे। सर्वांग सम कौन कौन से त्रिभुज हैं यहाँ पे? OQP और ORP। बेटा एक त्रिभुज को लिखने का तरीका आपको आता है ना। एक त्रिभुज को हम 3 बिंदुओं से लिखते हैं। आप उसका नाम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जैसे ऊपर वाला त्रिभुज है उसे मैं QOP भी पढ़ सकती हूँ, POQ भी पढ़ सकती हूँ या QPO भी पढ़ सकती हूँ। ठीक है, आपको उसके तीनों बिंदुओं को लेना है जिनसे मिलकर वो त्रिभुज बना है। अब सर्वांग सम दिखाने के लिए क्या होता है? अभी हमने 4 तरीके पढ़े हैं कि आप दोनों त्रिभुजों की या तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, या इनके एक कोण 2 भुजाएं बराबर हो, या दो कोण और एक भुजा बराबर हो। यह भी आप पढ़ के आए हैं। या फिर एक कोण बराबर हो, एक कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो। तो जरा ध्यान से देखेंगे इसमें हम, तो यहाँ हमें नजर आएगा कि जो मेरा कोण OQP है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। साथ ही कोण ORP भी मेरा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री का? क्योंकि वो त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर बना हुआ कोण है। इसके अलावा अब यहाँ पे हमारी कर्ण क्या होगी? OP। और OP कैसी रेखा भी है बेटा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? वो चीज जो दोनों की है। ठीक है, कॉमन है। OP रेखा ऊपर वाले त्रिभुज की भी है और OP रेखा नीचे वाले त्रिभुज की है। साथ में वो आपकी कर्ण भी है
और इसके अलावा जरा सोचिए इन दोनों त्रिभुज में एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपस में बराबर है, सोचिए जरा। यहाँ पर बेटा OQ जो है वो OR के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों इस वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो हमने उसे उसी तरीके से लिखा है। त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP में सबसे पहले आपको तीनों को 1 2 3 नंबर डाल के ही दिखाना होता है, और जो पहले त्रिभुज की बातें हैं वो पहले के सामने ही लिखनी होती है उसके नीचे, और दूसरे त्रिभुज के जो कोण और भुजा है वो उसी के नीचे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले में लिखा कि कोण OQP बराबर है कोण ORP के। क्यों बराबर है? 90 डिग्री का है। ठीक है, क्यों है 90 डिग्री? त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। आपको बेटा ब्रैकेट में कारण भी बताना पड़ता है कि आपने ये बराबर क्यों लिखे हैं। नंबर 2, OP और OP आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बेटा वो उभयनिष्ठ है, वो ऊपर वाले का भी हिस्सा है नीचे वाले का भी हिस्सा है, तो बराबर तो होनी ही है। नंबर 3, OQ किसके बराबर है? OR के। क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिज्या है, और आपको पता होना चाहिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए अब आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला त्रिभुज OQP सर्वांग सम होगा। मैंने चिन्ह बनाया है यहाँ सर्वांग सम का, अगर आप देखें सर्वांग सम होगा त्रिभुज ORP के। कौन सी सर्वांग समता के द्वारा? RHS के द्वारा। तो अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो बेटा आप कह सकते हैं कि PQ और PR भी आपस में क्या होंगी, बराबर। क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं संगत और सभी संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके साथ मैंने लिखा है CPCT के द्वारा। CPCT क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा हिंदी में सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। संगत भाग मतलब चाहे वो उसकी भुजा हो चाहे या कोण आपस में समान होते हैं। आगे चलेंगे। अब हम करेंगे कुछ प्रश्न हल। आइए प्रारंभ करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न है, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। आपके पास कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O और उस पर जो स्पर्श रेखा बनी है उसकी लंबाई आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, और कोई बाहर बिंदु है Q और उसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और आपको इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले चित्र पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चित्र पर नजर डालेंगे तो आपने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O रखा और उससे बाहर कोई एक बिंदु Q लिया। O से Q तक की दूरी कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है। वहीं P से Q तक की दूरी जो कि आपकी स्पर्श रेखा है उसकी दूरी की लंबाई कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। आप अगर ध्यान से देखें तो बेटा ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप कौन से प्रमेय का प्रयोग कर तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे? बहुत अच्छे, हम यहाँ पर कौन सी प्रमेय इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको दिया गया है OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग बराबर होगा OQ के वर्ग के, क्योंकि OQ यहाँ पर क्या है, कर्ण है। OP का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, PQ का मान कितना रखा गया, 24, ऐसे ही OQ का मान कितना रखा गया, 25। आप इनके वर्ग खोलेंगे तो 24 का वर्ग कितना आएगा, 576, और 25 का वर्ग कितना आएगा, 625। तो OP स्क्वायर प्लस 576 बराबर 625। अब ये 576 इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो OP का वर्ग बराबर आएगा 625 माइनस 576। और अगर इधर वर्ग है और आपको ये वर्ग हटाना है तो दूसरी तरफ आपको उसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और 49 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है, प्लस माइनस का 7। यहाँ पर हम माइनस वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम प्लस वाला ही उत्तर लेंगे। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर। था ना बहुत ही आसान सवाल। इसी प्रकार सारे सवाल किए जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, ठीक है, आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और उस पर दो स्पर्श रेखाएं बनी है किसी P बिंदु से जिनका नाम है PA तथा PB, और दोनों के बीच में जो कोण बना है वो कितने डिग्री का कोण बना है, 80 डिग्री का, जो कि ऊपर चित्र में दिखाया भी गया है।
तो आपको कोण POA ज्ञात करना है। ये जो आधा कोण बीच में बना हुआ है केंद्र पर, आपको ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या गया है। तो आपको दिया गया है, यहाँ पर केंद्र बता दिया, आपको स्पर्श रेखाएं बता दी है, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आप सभी को पता है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। साथ ही अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो त्रिज्या इन पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसके कारण कोण PBO और कोण PAO का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अब आपको दिख रहा होगा कि POAB जो हमारा है, ये कैसा आकृति बनी हुई है, चतुर्भुज। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आप इन चारों कोणों का योग कर लेंगे। चारों कोणों का योग करने से फायदा क्या होगा, मेरे को दो कोण पहले से ही पता है कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, जो कि स्पर्श रेखाओं पर बने हुए हैं, और जहां दोनों स्पर्श रेखा झुकी हैं वो 80 डिग्री का है। तो जो केंद्र पर कोण बना है मैं वो कोण पूरा ज्ञात कर सकती हूँ। तो मैंने लिखा कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण BOA बराबर 360 डिग्री। इनके मान रखने पर कोण OAP का मान कितना है, 90। कोण APB का मान कितना है, 80, प्लस कोण PBO का मान कितना है, 90, और कोण BOA यहाँ पर मैं ज्ञात कर रही हूँ। आप इन तीनों कोणों का जब योग करेंगे तो वह कितना आएगा, 260, और 260 इधर प्लस का होगा, और जब मैं उसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो वो 360 में से घट जाएगा, और 360 में से जब आप 260 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 100 डिग्री। ये जो 100 डिग्री आया है ये मेरे पास आया है AOB का मान, पूरे कोण का मान, लेकिन मेरे को तो सिर्फ आधे कोण का मान चाहिए। उस आधे को मैं कैसे ज्ञात करूं कि ये आधा है भी या नहीं। ये देखने में तो मेरे को लग रहा है कि आधा हो सकता है, लेकिन मेरे को तो ये सिद्ध करना होगा पहले। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, अगर आप P को O से मिला दें, यहाँ पर आपको रचना क्या करनी होगी कि आप O को P से मिला दीजिए। आप अगर P को O से मिला देंगे तो दो त्रिभुज बन गए हैं, और दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना होगा, कैसा दिखाना होगा, सर्वांग सम। तो जरा निगाह डालें और देखें कि इन दोनों त्रिभुज को आप सर्वांग सम कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए बेटा, PA और PB दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं, आपस में बराबर होंगी। PO रेखा आपकी कैसी है, उभयनिष्ठ, इस त्रिभुज का भी हिस्सा है और दूसरे त्रिभुज का भी हिस्सा है। साथ ही आपकी OB OA के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। तो मैंने लिखा त्रिभुज OPB और त्रिभुज OPA में BP जो है वो AP के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। साथ ही BO जो है मेरा OA के बराबर है, क्योंकि वो दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और तीसरा OP OP के बराबर है, क्योंकि वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज OPB जो है वो त्रिभुज OPA की क्या है, सर्वांग सम है। और आप कौन से नियम से कह सकते हैं, यहाँ पे क्या बराबर दिखाई है, तीनों भुजाएं बराबर दिखाई है, SSS सर्वांग सम प्रमेय के द्वारा। अतः कोण POB, अब मैं कह सकती हूँ कि इस त्रिभुज का कोण POB दूसरे त्रिभुज के कोण जो कि उसका संगत कोण है POA के बराबर होगा। तो बेटा अगर ये बीच वाले कोण आपस में दोनों बराबर हैं और पूरा कोण कितने डिग्री का था, 100 डिग्री का, तो उसका आधा कोण कितने डिग्री का होगा, तो कोण POA क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कोण AOB का। तो 100 का आधा कितना आएगा, 50, और यही आपका उत्तर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वह है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्त कैसे होते हैं, जिनका एक केंद्र हो, एक केंद्र मानकर दोनों ही वृत्त आपके बनाए गए हों, बस दोनों की त्रिज्याओं में अंतर है, एक की 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त को स्पर्श करती हो। तो आपको जो यहाँ पर चित्र पर अगर आप ध्यान दें तो हमने दो वृत्त बनाए हैं। दोनों वृत्त में आपके एक बड़ा जो वृत्त है उसकी जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर कर जा रही है, वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। आपको उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है और आपको दी गई है त्रिज्याएं। तो O से P तक की लंबाई अगर मैं उसको मिला दूं तो 5 सेंटीमीटर है और O से A तक की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि कोण OAP कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों बनेगा जरा सोचिए, क्योंकि वो त्रिज्या है स्पर्श रेखा के ऊपर, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब जरा आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज OAP में आपको त्रिभुज OAP में दो भुजाएं पहले से पता है और आप AP ज्ञात कर सकते हैं
कौन सी प्रमेय लगाकर? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो हमने यही लिखा है। पहले हमने हल कैसे किया है? माना ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर ओपी तथा 3 सेंटीमीटर ओए जिसका नाम है। पीक्यू बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। इसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय पर आएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी इस त्रिभुज ओएपी में? ओपी का वर्ग बराबर ओए का वर्ग जमा एपी का वर्ग। ओपी आपको पहले से पता है तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ओए आपको पहले से पता है 3 का वर्ग और पीए आपको ज्ञात करनी है। तो 5 का वर्ग बेटा कितना हुआ? 25 और 3 का वर्ग कितना हुआ? 9 और ये 9 इधर प्लस में है। जब मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? 25 में से घट जाएगा और जब आप 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। तो पीए का वर्ग बराबर आया 16 और वर्ग हटाने के लिए आपको 16 का क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा और 16 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा पीए का? प्लस और माइनस के 4 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे जिसका कारण हमने अभी जाना था। अब आप देखिए हमें पीए पता चल चुकी है लेकिन हमें तो पूरी पीक्यू जीवा की लंबाई निकालनी है। और आप ये बात अभी पढ़कर आए थे बेटा कि जो आपकी त्रिज्या होती है वो किसी जीवा के ऊपर अगर लंब डालती है तो वो उसे कैसे हिस्सों में बांटती है? 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। इसका मतलब पीए ए क्यू के क्या होगी? बराबर होगी। तो अगर आपको पी क्यू की लंबाई निकालनी है तो पीए को दुगना कर दीजिए। तो अतः एपी ए क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, इसलिए पी क्यू को आप 2 गुना कर दे एपी का तो पी क्यू का मान निकल कर आ जाएगा। तो 2 की 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 8 सेंटीमीटर। अब तक जो इस पार्ट में हमने पढ़ा आइए उसका एक बार पुनः अवलोकन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा अप्रतिच्छेदी रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा व वृत्त की स्पर्श रेखाओं की कुछ विशेषताएं, जैसे कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। वह स्पर्श रेखा वृत्त को जहां पर छूती है उसे उसका स्पर्श बिंदु, इंग्लिश में उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। वृत्त के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होकर गुजरती है। साथ ही हमने पढ़ा वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 ही स्पर्श रेखा हो सकती हैं। बाह्य बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहा जाता है। साथ में हमने पढ़ी 2 प्रमेय। पहली प्रमेय में हमने पढ़ा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय 2 में हमने पढ़ा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। साथ में हमने कुछ प्रश्न हल करने सीखे हैं। अब समय आ गया है कि आप सवाल कुछ खुद से करके देखें। यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये सवाल करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं। संपूरक कोण जब 2 या 2 से अधिक कोणों की मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। आज का यह पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।